यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं क्लास 12 जीव विज्ञान का। तो इस पेपर से लगभग 35 नंबर का फंसेगा जरूर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला प्रश्न होता है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने वाला होता है। तो इसमें से पहला है, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है। कौन सा भाग होगा? तो जड़, पत्ती, नर युग्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें देखिए आंसर सही होगा तीसरा, नर युग्मक जो होता है ये हैप्लॉइड होता है। जो मेल गैमीट्स होता है, मेल गैमीट्स ये हैप्लॉइड होता है। जबकि जो जड़ है ये द्विगुणित होती है, द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होती है, 2n होती है कह लीजिए। और जो पत्ती है ये भी द्विगुणित होती है, यानी ये भी 2n होती है। और इसी तरह से तना और शाखाएं भी होती हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की है? हर्बर्ट बायर ने, रामदेव मिश्र ने, MS स्वामीनाथन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसमें से जो हर्बर्ट बायर हैं, जो हर्बर्ट बायर हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ये ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर आदि थे। और इसमें से जो रामदेव मिश्र हैं ये भारत के पर्यावरणविद और वनस्पति शास्त्री हैं, वनस्पति शास्त्री। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। आधुनिक मानव का निकट संबंधी गौरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान, चिंपैंजी। तो देखिए जो आधुनिक मानव का निकट संबंधी है वो चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी। क्यों पूछा जाए तो बताएंगे, क्योंकि DNA लगभग सेम होता है, सेम, यानी जीनोम में आश्चर्यजनक समानताएं मिली जिसके कारण इसको आधुनिक मानव का निकट संबंधी माना गया है। फिर अगला है, ऊर्जा का पिरामिड होता है उल्टा, सीधा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न होता है ये एक नंबर का होता है और 5 खंड होते हैं। तो पहला है, जीव संख्या और जीव भार का पिरामिड में क्या अंतर है? तो देखिए आपको बता दें यहां पर कि जीव संख्या और जीव भार का पिरामिड में क्या क्या अंतर होता है। तो जीव संख्या के पिरामिड में उत्पादक व उपभोक्ताओं की संख्या का ग्राफीय निरूपण जीव संख्या के आधार पर होता है, जीव संख्या के आधार पर होता है। जो जीव संख्या का पिरामिड है तो जीव संख्या के पिरामिड में उत्पादक व उपभोक्ताओं की संख्या का ग्राफीय निरूपण जीव संख्या के आधार पर होता है। जबकि जीव भार में क्या होगा, यहां पर हो जाएगा जीव भार के आधार पर होता है उत्पादक
व उपभोक्ताओं की संख्या का ग्राफीय निरूपण जीवभार के आधार पर होता है। ये लिख देंगे, दोनों में अंतर हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगला है टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो देखिए, यह सिंड्रोम ऐसी स्त्रियों को होता है जिनमें 2 लिंग गुणसूत्र में से केवल एक एक्स गुणसूत्र रह जाता है। देखिए, जो सामान्य स्त्री होती है उसमें एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब कहा गया है कि यह सिंड्रोम ऐसी स्त्रियों को होता है जिनमें 2 लिंग गुणसूत्र में से केवल एक एक्स गुणसूत्र रह जाता है, यानी एक्स 0 हो जाता है, एक एक्स की जगह पर 0 हो जाता है। तो अब देखिए, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, एक कम हो गया तो बचे 45। भाई, एक सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक कम हो गया तो 45 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसी स्त्रियों में 45 गुणसूत्र होते हैं। और ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होता है। लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होता है, ऐसा बता देंगे। और इसमें लक्षण क्या प्रकट होंगे? तो ऐसी स्त्रियों के जो अंडाशय होंगे वो अल्प विकसित हो जाते हैं। जो अंडाशय हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं, अल्प विकसित, कद छोटा हो जाता है और जननांग भी अल्प विकसित हो जाते हैं। तो ऐसी स्त्रियां क्या हो जाती हैं? बांझ हो जाती हैं, बांझ। फिर अगला है अनुकूली विकरण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, बहुत ही अच्छी सी परिभाषा आपको बता देते हैं। जब कोई जीव वर्ग किसी नए आवास में आता है तो वह स्वयं को उसके अनुकूल बना लेता है। इसके बाद धीरे धीरे नई जातियों का विकास होता है, जातियों का विकास होता है। इसे ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। जब कोई जीव वर्ग किसी नए आवास में जाता है तो धीरे धीरे वो उसके अनुकूल बन जाता है या अपने आप को उसके अनुकूल बना लेता है, और इसके बाद धीरे धीरे करके नई जातियों का विकास होता है। इसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन है, ओपिएट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो ओपिएट्स है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए, आप इसमें पहली बात तो बता देना कि ये साइकोट्रॉपिक औषधियां होती हैं। साइकोट्रॉपिक ओपिएट्स क्या हैं? तो साइकोट्रॉपिक औषधियां हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां होती हैं जो, आगे बताना क्या, जो दर्द, चिंता, तनाव आदि को कम करती हैं और निद्रा व सुस्ती लाती हैं, ऐसा बता देंगे। फिर अगला है, उन्नायक या प्रमोटर को परिभाषित कीजिए। उन्नायक या प्रमोटर क्या होता है? तो आपको बता दें, संरचनात्मक जीन के साथ स्थित
कुछ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम उन्नायक या प्रमोटर कहलाते हैं, जहां ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। कहने का मतलब यह है, उन्नायक या प्रमोटर क्या है, तो संरचनात्मक जीन के साथ स्थित कुछ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जहां आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है। फिर अगला है, गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोध या बैरियर विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए, आप कंडोम हेडिंग डाल करके इसके बारे में बता सकते हैं डिटेल से, और नसबंदी के बारे में डिटेल से बता सकते हैं। तो नसबंदी में आप पुरुष की नसबंदी बता दीजिए, जिसको वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें पुरुषों की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। और फिर स्त्री की नसबंदी बता देना, जिसे नलबंदी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इस तरह से बता देंगे, हो जाएगा। फिर एक संकर संकरण का प्रयोग के द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए, विसंयोजन का नियम कहे, चाहे पृथक्करण का नियम कहे, चाहे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहे, चाहे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहे, चाहे पार्थक्य का नियम कहे, एक ही बात होती है। अब पृथक्करण का नियम है क्या, एक संकरण के प्रयोग द्वारा बताना है। तो देखिए, इस पे मेंडल ने क्या किया था, शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच क्रॉस कराया था, तो संकर लंबे पौधे हुए थे। ये P1 पीढ़ी थी, ये F1 पीढ़ी थी, और फिर से यहां क्रॉस कराया था। तो इस पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए थे, वो अगर जीनोटाइप के अनुपात में देखा जाए तो 1:2:1 के अनुपात में, यानी कि 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर लंबे पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे उत्पन्न हुए थे। 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे और 25% शुद्ध बौने पौधे उत्पन्न हुए थे। ये जीनोटाइप अनुपात था। अगर फिनोटाइप को देखा जाए तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये लंबा, तो 75% लंबे पौधे और 25% बौने थे, तो 3:1 अनुपात था फिनोटाइप में। तो इस तरह से बता देंगे। फिर अगला है, मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त में वर्णन करना है। आइए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। तो देखिए, मानव जीनोम परियोजना में कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो था नहीं, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना भी कहते हैं, और यहाँ कहते हैं तक लिखेंगे, फिर बोल देना कि मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। यहां तक लिखने के बाद में फिर आगे उद्देश्य लिख देना। उद्देश्य में आपको दिखाते क्या लिखेंगे। अब कुछ उद्देश्य इसमें से बता देना, जैसे 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक उद्देश्य बता देना, और फिर इसमें से कुछ उपयोगिताएं, तो 1, 2, 3, 4 नंबर की उपयोगिताएं बता देना। इस तरह से मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी हो जाएगी। लगभग में एक पेज लगभग लिखना होगा, तो 2-3 पॉइंट सब में से लिख देना, काम हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए, अगला है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण देना और दोनों में अंतर बताना है। चलिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसका अंतर समझा देते हैं। तो इधर डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, इधर डालेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। पहला पॉइंट बताएंगे, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अपनी खुद की कोशिकाएं जब किसी रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें, तो उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है।
फिर अगला पॉइंट है यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसमें क्या लिखेंगे, यह तुरंत राहत पहुंचाती है। फिर अगला बता देंगे कि इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि खुद के शरीर में बन रही है तो किसी भी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह पूरे जीवन कार्य करती है। इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। फिर सक्रिय में उदाहरण एक एक पूछा था ना, तो बताएंगे मानव में चेचक की बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा है। और इधर निष्क्रिय में बताएंगे कि मानव में काली खांसी है, टिटनेस है, रेबीज है, कोई एक बता दीजिए जिनसे टीकाकरण के द्वारा प्रतिरक्षा दी जाती है, वैक्सीनेशन के द्वारा प्रतिरक्षा दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है तुल्य रूपता क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए तुल्य रूपता किसे कहते हैं, बहुत ही आसान सी परिभाषा आपको बताते हैं। ऐसे अंग जो मूल रचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य में समान होते हैं, उन्हें ही तुल्य रूपी अंग कहते हैं, या समरूपी अंग कहते हैं, उसी को समरूपी अंग कहते हैं या समवृत्ति अंग कहते हैं। एक उदाहरण कहा गया है तो आप बता दीजिए, जैसे कीटों के पंख और पक्षी व चमगादड़ के पंख, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। माइकोराइजा क्या होता है, तो आप बताना कि कवक और पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा क्या है, कवक और पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध ही माइकोराइजा कहलाता है। अगर आप लोग माइकोराइजा पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर कहा गया इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो देखिए माइकोराइजा जो है, इसमें होता क्या है, कवक और पौधे के बीच की जड़ों का संबंध है। तो अब इसमें जो पौधे होते हैं, पौधे कवक को भोजन देते हैं और बदले में जो कवक होते हैं पौधों की जड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। इस तरह से लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, डीएनए और आरएनए, कॉपी और मानव। तो देखिए इधर लिखना डीएनए, इधर लिखना आरएनए अंतर में। और पहला अंतर बताना कि जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और दूसरा क्या बताना कि जो डीएनए है इसमें आनुवंशिक सूचनाएं संचित रहती हैं, जबकि ये जो आरएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अगर रासायनिक अंतर में आया जाए तो आप आगे बता देना कि जो डीएनए है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज
शर्करा पाई जाती है, जबकि इसमें क्या होगा कि राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। और अगला बता देना कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो कई सारे अंतर हैं, और अगर इस अंतर को आप डिटेल से बहुत ही आसानी से चित्रों के माध्यम से समझना चाहते हैं कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, तो आप YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा डीएनए और आरएनए में अंतर, और आगे स्पेस छोड़िएगा, लिखिएगा बायोलॉजी, फिर स्पेस छोड़ करके साइंस एसके, इंटर कीजिएगा। ये हमारे चैनल का नाम है, इंटर कीजिएगा, आ जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इसी का पार्ट है कापी और मानव में अंतर। तो अब जो कापी है, इसके जो हाथ थे पैरों से लंबे थे, कापियों के हाथ पैरों से लंबे होते थे, जबकि जो मानव था इसके हाथ पैरों से छोटे थे। एक तो ये अंतर हो जाएगा। दूसरा आप बता दीजिए कि जो कपि हैं इनका मस्तिष्क कम विकसित था, जबकि मानव का मस्तिष्क अधिक विकसित था। तो कई सारे अंतर हैं, हमारे चैनल में जाकर के आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। फिर अगला है प्रतिबंध एंजाइम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा 2 प्रकार के प्रतिबंध एंजाइम के नाम भी लिखिए। तो इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, आणविक कैंची भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं आणविक कैंची? क्योंकि ये डीएनए को कट करता है, डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें या 2 प्रतिबंध एंजाइम की, तो ई कोर आई है, जिसको एस्चेरेशिया कोलाई कहा था, और हिंद थर्ड है। इस तरह से एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है तालाब के पारतंत्र का वर्णन कीजिए। जो तालाब के पारतंत्र का वर्णन करने को कहा गया है, तो एक तालाब के पारतंत्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक तो जैविक घटक बताना, और दूसरा अजैविक घटक बताना। अजैविक घटक, अब जैविक घटक में नंबर 1 पर बताना उत्पादक। उत्पादक के अंतर्गत तालाब में क्या क्या होगा, जैसे शैवाल है, ये पाए जाएंगे। कुछ जलीय पौधे भी होंगे, वो भी पाए जाते हैं, ये बता देना। और इसके बाद दूसरे नंबर पर बताना उपभोक्ता, इसके बारे में बताना कौन किसको क्या खाता है, ये पूरी डिटेल से बताना पड़ेगा। अब उपभोक्ता में जो तालाब होता है उसमें छोटी मछलियां होती हैं, और फिर छोटी के बाद बड़ी मछलियां भी होती हैं, इस तरह से मेढक वगैरह भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं, तो ये सब बता देना उनके बारे में। और फिर इसके बाद बताना अपघटक। अपघटक में कौन होगा, तो कवक होते हैं और बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं, तो इस तरह से अपघटक हो जाएंगे। अब अजैविक घटक हेडिंग डालना, और अजैविक घटक में जो चीज जीवी नहीं है, अजीवी है, उनके बारे में। तो जैसे वायु है, जल है, मृदा है, आदि सब ये अजीवी घटक होते हैं, तो इनके बारे में बता देना। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 का पहला, निम्नलिखित के मध्य विभेद कीजिए, यानी अंतर कीजिए। उभयलिंगी, एक लिंगी, तो एक तरफ डालना उभयलिंगी और एक तरफ डालना एक लिंगी, लाइन खींच लेना इस तरह से। अब देखिए जो उभयलिंगी है, ये एक ही जीव शरीर में, जीव में नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। एक ही जीव शरीर में नर और मादा जननांग जब पाए जाते हैं तो उसे ही उभयलिंगी कहा जाता है। जैसे केचुआ, जैसे में क्या हो जाएगा, केचुआ। जबकि एक लिंगी क्या था कि नर व मादा जनन अंग यानी जननांग अलग अलग जीव में पाए जाते हैं।
अब इसमें जैसे मानो बता देना, जैसे मानो इस तरह से लिख देना, हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जीवी जीवाणु क्या है, एक उदाहरण द्वारा इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए आप बताना, जो जीवाणु, इसका है आंसर, जो जीवाणु दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी जीवाणु कहते हैं। अब कहा गया है एक उदाहरण द्वारा इसको वर्णन कीजिए, इसको नहीं, इसका। तो आप बताना विब्रियो कॉलेरी जो हैजा रोग पैदा करता है, हैजा जो जीवाणु होता है विब्रियो कॉलेरी, ये कौन सा रोग पैदा करता है, हैजा रोग पैदा करता है, और इसको फैलाने का कार्य मक्खियां करती हैं। फिर अगला है कृत्रिम परागण की व्याख्या कीजिए। कृत्रिम परागण किसे कहा जाता है? तो देखिए आपको बता दें कृत्रिम परागण क्या है। इसे विपुंसन भी कहते हैं, विपुंसन भी कहा जाता है, या बैगिंग तकनीक भी कहते हैं, बैगिंग तकनीक भी कहा जाता है। इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चित्र सही समझाया, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इच्छा अनुसार अच्छी नस्ल के पराग कणों को किसी वांछित वर्तिकाग्र पर डालना, यानी जब उस पर डाल देंगे तो परागण क्रिया हो जाएगी, तो उसे ही विपुंसन या बैगिंग तकनीक कहा जाता है। विपुंसन का मतलब होता है कि जब पुष्प मेच्योर ना हो और मेच्योरेशन के पहले ही उसके पुंकेसनों को कट कर दिया जाए और उसको एक थैली में बंद करके इस तरह से बांध दिया जाए, फिर अच्छी नस्ल के परागकणों को जब ये परिपक्व हो जाए तो इस पर छिड़क दिया जाए, फिर इसको बांध दिया जाए। इस तरह से होता है पूरी प्रोसेस। तो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की व्याख्या करनी है। तो देखिए आप क्या बताना इसमें कि इन्होंने बताया था, या इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारी प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, प्रकृति उन्हीं जीवों को चुनती है या उन्हीं जीवों का चुनाव करती है जो वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। इस तरह से बताना, तो बहुत सारा डिटेल समझाना कि जब कोई जीव किसी वातावरण में जाता है तो अपने आप को ढाल लेता है, अगर ढाल लेता है तो जीवित रहता है और अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न करता है, और अगर नहीं ढाल पाता है तो मर जाता है। ये बताने के बाद ये सब बता देना, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 का पहला है स्त्री जनन तंत्र की आंतरिक संरचना का नामांकित आरेखीय चित्र बनाइए। बहुत ही आसान है, इसको बनाना भी मैंने बताया हुआ है, ऐसे करके बनाना, आप बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। इस तरह से यहां पर अंडाशय दिखा देना और ये यहां से घुमा लाना अंडवाहिनी को, ऐसे ही इसमें भी अंडवाहिनी को यहां से घुमा करके इस तरह से, और फिर यहां लिखना गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी, और यहां पर कहीं योनि लिख देना, ये एम्पुला हो जाएगा। इस तरह से बता देंगे, अच्छे से बना देना और इस तरह से बता देना, यानी कि इनके नाम लिख देना, काम आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जैव विविधता किसे कहते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो देखिए जैव विविधता की परिभाषा आप कैसे लिखोगे, बताते हैं आपको।
तो जैव विविधता की परिभाषा आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। लिखना पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। फिर कहा गया था कि इसको कैसे संरक्षित किया जाता है। तो देखिए, संरक्षण में एक तो स्वास्थाने संरक्षण एक ये हो जाएगा, और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में जब कोई जीव है उसको जहां पर वो रह रहा है उसी स्थान पर संरक्षण दिया जाए तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण में जब उसको वहां से उठा करके कहीं अलग ले जाकर के संरक्षण प्रदान किया जाए तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इस तरह से समझाना। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। देखिए, आपको बता दें ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट पर हमारे चैनल पे वीडियो फुल अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आपको यहां हम परिभाषा बता देते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की कि किसी छोटी जनसंख्या में अचानक होने वाले जीन आवृत्ति में परिवर्तन को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, और यह संयोग पर आधारित होता है, संयोगजनक होता है। संयोग पर आधारित होता है या संयोगजनक होता है। अगर आप लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट पर बहुत ही आसान तरीके से एक ही बार में सब कुछ समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए और वीडियो को देख लीजिए जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला, या फिर यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंसेस के आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। देखिए, वाहित मल किसे कहते हैं आपको समझाते हैं चित्र के माध्यम से। ये जैसे नगरों से बहकर आने वाला जल है, तो इस नगरों से बहकर आने वाले जल में जब कूड़ा करकट मलमूत्र या अन्य ठोस पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। और फिर कहा गया है कि वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद होता है। तो क्यों हानिप्रद है, क्योंकि इसमें हानिकारक बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं जो हैजा, टाइफाइड जैसे रोग पैदा करते हैं। जो वाहित मल होता है इसमें हानिकारक बैक्टीरिया जैसे हैजा है, टाइफाइड है आदि रोग पैदा करते हैं। फिर अगला है द्विनिषेचन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त चित्र द्वारा समझाइए। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको समझाते हैं। देखिए, द्विनिषेचन में एक यहां पर भ्रूणकोश आप बना लेना, और यहां पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, यहां पर द्विध्रुवीय केंद्रक, यहां पर सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका। अब देखिए, जब पराग नलिका इधर से आती है और दोनों नरयुग्मकों को भ्रूणकोश के अंदर स्वतंत्र कर देती है तो इसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, जिसे सत्य निषेचन कहा था, कहते निषेचन हो गया। और दूसरा नरयुग्मक जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है। तो तीन केंद्रक आपस में संलयित हो रहे हैं, इसलिए त्रिसंलयन कहते हैं, त्रिसंलयन कहा जाता है। चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर दो बार निषेचन हुआ, एक बार यहां एक बार यहां, इसलिए इसको द्विनिषेचन
कहा जाता है। इस तरह से समझा देना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं करते हैं तो करना है आपको कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विश्व वन्य जीव कोष क्या होता है? देखिए आपको यहां पर बताते हैं ये क्या है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था को विश्व वन्य जीव कोष कहा जाता है। अब यहां पर सहोपकारिता है, तो देखिए कोई दो जीवधारी हैं, ये आपस में इस तरह से रह रहे हैं, रहने के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए, हर चीज के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें। अंतरजातीय जो स्पर्धा है, इसमें जब दो अलग अलग जातियों के जीव एक ही सीमित संसाधन के लिए आपस में संघर्ष करते हैं, तो उसे ही अंतरजातीय स्पर्धा कहा जाता है। अब सीमित संसाधन में जैसे भोजन के लिए संघर्ष होता है, पानी के लिए, आवास के लिए, वो ये सीमित संसाधनों के अंतर्गत आता है। फिर अगला है परजीविता। तो इसमें देखिए एक जैसे दो जीवधारी हैं, साथ साथ रह रहे हैं, तो एक जीव का तो लाभ होता है लेकिन दूसरे की हानि हो जाती है, तो उसे ही परजीविता कहा जाता है। अब देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, जीनी प्रौद्योगिकी क्या है, इसके मानव स्वास्थ्य में क्या उपयोग है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिक कोड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब पर हमारे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा है, परीक्षा में जरूर आएंगे ये प्रश्न। फिर अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो संकटग्रस्त प्रजातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी और सहायक जनन प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधियों को, जिसमें से IVF जो मैंने समझाया था अच्छे से, गिफ्ट है, बहुत सारी हैं उनके बारे में। और संकटग्रस्त जातियों में जैसे जो जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे एक सींग वाला गैंडा था, तो इनके बारे में डिटेल से आप समझा देना है। तो आशा है आपको पूरा पेपर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।